हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप कि आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आपकी तैयारी के साथ साथ मैं भी पूरा प्रयास करता हूं कि आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करवा सकूं और बोर्ड एग्जाम में आप 90% प्लस मार्क अचीव कर सकें। तो इसके लिए इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के 9 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से होंगे। देखिए, तीनों चैप्टर जो आपके हैं, ठोस अवस्था, विलयन और वैद्युत रसायन, ये तीनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनको हम पहले भी आपको मैं इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूं। इस वीडियो में जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको मैं लेकर आया हूं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना सकूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो ठोस अवस्था चैप्टर से होगा, ठीक है। ये कोई पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले भी मैं आपको लगातार केमिस्ट्री और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता रहता हूं, ठीक है। तो उनको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित को संकुलन क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको पता है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था एकक कोष्ठिका, तब मैंने आपको सरल घनीय एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका और अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के बारे में बताया था और इनकी संकुलन क्षमता को भी बताया था, ठीक है। तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, यानी कि जो तीन आपके एकक कोष्ठिका होती हैं, इनमें से आपको संकुलन क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि सबसे पहले आपको लिखना है जिसकी संकुलन क्षमता सबसे कम होती है, फिर उसको लिखना है जिसकी थोड़ी ज्यादा होती है, फिर उसको लिखना है जिसकी सबसे ज्यादा होती है। तो देखिए, हम लोग बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले आपका आएगा सरल घनीय, ठीक है, सरल घनीय, इसकी संकुलन क्षमता सबसे कम होती है। इसके बाद आएगा अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित घनीय, ठीक है। इसके बाद में आपका आएगा फलक केंद्रित, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी संकुलन क्षमता होती है, यानी कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका की सबसे कम, फिर अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, फिर फलक फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। अब आप लोग कहेंगे कितनी होती है, तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका की होती है 52%। संकुलन क्षमता को हम परसेंटेज में डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद में अंतः केंद्रित की कितनी होती है, 68%, ठीक है। उसके बाद में फलक केंद्रित की कितनी होती है, 74%। तो इतनी संकुलन क्षमता होती है। तो सबसे कम किसका होगा, सरल घनीय का, फिर अंतः केंद्रित का, फिर फलक केंद्रित का, ठीक है। सब वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड हमारा एफसीसी के कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, यानी कि जो आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, इसमें कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। इसमें जो एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या होती है, एफसीसी में कुल अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या 4 होती है, ठीक है, 4 होती है। तो एफसीसी में कुल अवयवी कणों की संख्या 4 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, याद रखिएगा 4 होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि एफसीसी में दो निकटतम आयनों के बीच की दूरी डी एवं मात्रक कोष्ठिका के किनारों की लंबाई ए में संबंध लिखिए। यानी कि जो आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, इसमें अगर दो निकटतम आयन हैं तो उनके बीच की दूरी डी और मात्रक कोष्ठिका के किनारों की जो लंबाई है ए, उन दोनों के बीच में संबंध आपको बताना है। तो इसका संबंध जो होता है वो होता है डी इक्वल टू ये अपान अंडर रूट टू, ये अपान अंडर रूट टू, ये होता है इन दोनों के बीच में संबंध, ठीक है। तो ये सूत्र इन दोनों के बीच में संबंध दर्शाता है, जहां डी है दो निकटतम आयनों के बीच की दूरी, ए है आपका मात्रक कोष्ठिका के किनारों की लंबाई। तो इस सूत्र को याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एफ केंद्र किसे कहते हैं। आप सभी को पता है जो क्रिस्टल दोष होते हैं उनमें मैंने आपको एफ केंद्र पढ़ाया था कि व्हाट इज एफ केंद्र, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है, भी मैं चित्र के साथ समझाऊंगा। तो देखिए, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक में ऋणायनों, किसके स्थान पर, ऋणायनों, ठीक है, ऋणायनों के द्वारा उत्पन्न रिक्त स्थान
रिक्त स्थान जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं यफ केंद्र कहलाते हैं, यफ केंद्र कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, बहुत ही सिंपल है। देखिए मैंने आपको क्रिस्टल जालक बताया था, तो कोई यौगिक है जिसके क्रिस्टल जालक में ऋणायन है। अब वो ऋणायन अगर कहीं चला जाए और उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वहां पर उस स्थान को हम कहेंगे एफ केंद्र। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक में ऋणायनों के द्वारा उत्पन्न रिक्त स्थान जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं एफ केंद्र कहलाते हैं। एक चित्र समझते हैं इसका छोटा सा। देखिए मान लीजिए कि ये आपका एक क्रिस्टल जालक है। ठीक है, ये एक क्रिस्टल जालक है। अब इसमें जो है आपके आयंस हैं, जैसे देखिए ये देखिए, ये आपका धन आयन है, ये ऋणायन है, ये धन आयन है, ये ऋणायन है, ये धन, ये ऋण, ये धन, ये ऋण और ये धन। ये एक क्रिस्टल जालक है। ये जो है आपका ये एक क्रिस्टल जालक है जिसके अंदर आयन उपस्थित है। ठीक है, अब ये भी कण के रूप में आयन उपस्थित है। अब ये तो आपका सिंपल है। अब अगर यह केंद्र इसमें मान लीजिए हो जाता है तो कैसा इसका इंटरफेस होगा। देखिए यहां पर अब देखिए यहां पर क्या है, जैसे धन आयन है, ऋण आयन है, धन आयन है, ऋण आयन है, धन आयन है, धन आयन है, ऋण आयन है। ठीक है, और धन आयन है। अब यहां पर एक ऋणायन होना चाहिए, बट यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया है। क्या आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसी को हम लोग कहेंगे एफ केंद्र। ठीक है, तो देखिए क्रिस्टल जालक में डेफिनेशन समझिए, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या था कि क्रिस्टल जालक में ऋणायनों के द्वारा उत्पन्न स्थान जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं एफ केंद्र कहलाता है। यानी कि ये एक क्रिस्टल जालक था जिसमें धनायन और ऋणायन उपस्थित थे, लेकिन यहाँ पर एक ऋणायन गायब हो गया है और एक इलेक्ट्रॉन उसके स्थान पर आ गया है, तो इसको हम लोग एफ केंद्र कहेंगे। ठीक है, और इसके कारण जो यौगिक होता है उसका रंग भी बदल जाता है। अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, 5वां क्वेश्चन। देखिए साधारण नमक कभी कभी पीले रंग का दिखाई देता है, क्यों? साधारण नमक जो आपका होता है NaCl वो व्हाइट होता है, सभी को पता है, लेकिन वो कभी कभी पीले रंग का क्यों दिखाई देता है? तो इसका यही कारण है, एफ केंद्र। ठीक है, तो देखिए पढ़िए, यानी ये Cl में पीला रंग धातु आधिक्य के दोष के कारण होता है, जिसके कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऋणायनिक रिक्तियों को भर देते हैं। देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं और ऋणायन के स्थान पर वो आ जाते हैं। ठीक है, ऋणायनिक रिक्तियों को भर देते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तिकाओं को यफ केंद्र कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होने के लिए प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करते हैं, जो क्रिस्टल को दिखने में पीला बनाती है। तो देखिए होता क्या है, ये Cl का क्रिस्टल है, उसमें क्या होगा, जहां पर ऋणायन उपस्थित था वहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब इसमें अशुद्धि हो गई, तो इससे क्या होगा, जो NaCl है सफेद है वो पीला पड़ जाएगा। ठीक है, किसके कारण, यफ केंद्र की उपस्थिति के कारण। तो आप लोग कह सकते हैं कि साधारण नमक कभी कभी पीला दिखाई देता है, क्योंकि इसके क्रिस्टल में ऋणायन की जगह पर इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाते हैं, जिससे यफ केंद्र उपस्थित हो जाता है और जिसके कारण जो साधारण नमक है वो पीला दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि NaCl में पीला रंग धातु आधिक्य दोष के कारण होता है, जिसके कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऋणायनिक रिक्तियों को भर देते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तिकाओं को यफ केंद्र कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होने के लिए प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उत्तेजना के लिए प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, और इसीलिए क्रिस्टल दिखने में पीला हो जाता है। ठीक है, नमक जो है वो दिखने में पीला हो जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि सेकेंड चैप्टर से होगा। देखिए ये सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। यानी कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया है वो आपको बताना है। तो चलिए जानते हैं। तो आप लोग लिखेंगे यहां पर, ठीक है, आप लोगों को लिखना है सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर, ठीक है, विलयन निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। विलयन निम्नलिखित 3 प्रकार के
तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं सांद्रता के आधार पर, जब मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा रहा था। देखिए फर्स्ट होगा आपका संतृप्त विलयन। फर्स्ट क्या है? संतृप्त विलयन। ठीक है, उसके बाद में सेकंड देखिए क्या है। सेकंड हमारा है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन। ठीक है, थर्ड वन हमारा है अति संतृप्त विलयन। थर्ड हमारा है अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो सांद्रता के आधार पर विलयन को तीन भागों में बांटा गया है, एक संतृप्त विलयन, एक असंतृप्त विलयन और एक अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो समझ में आया। तो यही था आपका क्वेश्चन और आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गैसों की द्रव में विलयता, ठीक है, को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। यानी कि गैसों की जो द्रव में विलयता होती है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। जैसे जल है, आप उसमें ऑक्सीजन घोल रहे हैं, उसमें विलय कर रहे हैं, तो इनको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो देखिए आप लिख सकते हैं गैसों की द्रव में विलयता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। अब वो कौन कौन से कारक है? नंबर 1, गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति कि गैस कैसी है, कौन सी गैस है, तो वो गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 आपका है विलायक की प्रकृति पर, क्योंकि द्रव जो लेंगे आप वो एक विलायक लेंगे, तो विलायक किस प्रकृति का है उस पर भी गैसों की द्रव में विलयता निर्भर करती है। थर्ड वन देखिए, थर्ड हमारा ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, तो ताप पर भी हमारे गैसों की द्रव में विलयता निर्भर करती है। अगर आप लोग ज्यादा ताप बढ़ाएंगे तो उसकी विलयता घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। वो आपके गैस और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। फोर्थ देखिए, विलायक में अशुद्धि की उपस्थिति। विलायक में अशुद्धि की उपस्थिति यानी कि जो आपने विलायक लिया है उसमें कोई अशुद्धि तो नहीं है, कोई अशुद्धि तो उपस्थित नहीं है, इस पर भी गैस की द्रव में विलयता निर्भर करती है। नेक्स्ट है दाब का प्रभाव, यानी कि आप दाब क्या लगा रहे हैं, क्या आप दाब लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, इस पर भी गैस की द्रव में विलयता निर्भर करती है। जैसे हेनरी के नियम आपने पढ़ा कि किसी गैस की द्रव में विलयता उसके दाब के समानुपाती होती है, यानी कि जितना ज्यादा आप दाब लगाएंगे गैस द्रव में उतना ही ज्यादा घुलेगी। हेनरी के नियम में पढ़ाया गया। ठीक है, तो यही जो है गैस की द्रव में विलयता इन पांचों कारकों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एक सिंपल सा है, हेनरी का नियम आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर कहा जा रहा है कि हेनरी स्थिरांक, जिसको हम KH से डिनोट करते हैं, इसका क्या अभिप्राय है, यानी कि हेनरी स्थिरांक क्या है। तो यहां पर एक चीज समझिए, हेनरी स्थिरांक KH या हेनरी नियतांक भी आप कह सकते हैं, KH का मान जितना अधिक होता है, का मान जितना अधिक होता है द्रव में गैस की विलयता, द्रव में गैस की विलयता उतनी ही कम होती है। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि हेनरी नियत स्थिरांक KH का मान जितना अधिक आप करेंगे द्रव की गैस में विलयता उतनी ही कम होगी। यानी कि अगर आप हेनरी के स्थिरांक को बढ़ा रहे हैं उसकी वैल्यू को, तो द्रव में गैस की विलयता कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा था M = KH × P। ठीक है, अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि हेनरी स्थिरांक जो आपका है, ठीक है, हेनरी स्थिरांक KH का मान जितना अधिक होगा द्रव में गैस की विलयता उतनी ही कम होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट है, अर्धपारगम झिल्ली किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपकी अर्धपारगम झिल्ली होती है ये होती क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को जानना जरूरी है। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली को कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। होती क्या है ये, देखिए अर्धपारगम झिल्ली सतत सीट या फिल्म होती है, डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, जिनमें अति सूक्ष्मदर्शीय छिद्रों का एक नेटवर्क होता है। कुछ विलायक जैसे जल के अणु इन छिद्रों से गुजर सकते हैं, परंतु विलेय के बड़े अणुओं का गमन बाधित होता है। जैसे समझिए, बहुत ही सिंपली मैं आपको समझा रहा हूं
जैसे एक पात्र ले लीजिए, आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक पात्र ले लिया, ठीक है, इस प्रकार से एक बर्तन। अब यहाँ पर एक अर्धपारगम झिल्ली हमने लगा दी है, ये, ठीक है, ये हमने एक अर्धपारगम झिल्ली हमने बना दिया, ठीक है, ये एक अर्धपारगम झिल्ली। अब इधर भी जल है, इधर भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं, जल होंगे, ठीक है, इधर भी आपका विलयन है, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि अर्धपारगम झिल्ली सतत सीट या फिल्म होती है। ये एक सतत सीट या फिल्म है जिनमें अति सूक्ष्मदर्शी छिद्रों का एक नेटवर्क होता है, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे छिद्रों का इसमें एक नेटवर्क होता है। देखिए सेम उसी तरह तो मैं बना नहीं सकता जिस तरह मैंने बनाया है, तो इसमें बहुत ही सूक्ष्म जो जल के अणु है वही गुजर सकते हैं। अब आप लोग कहें कि इस जल में हम चीनी के इतना बड़ा अणु डाल दें, बहुत बड़ा, ये इतना बड़ा डाल दें, ज्यादा बड़ा, ठीक है, इस प्रकार से कर दें, ये हो गया इतने बड़े अणु, तो ये इससे नहीं गुजर पाएंगे और जल के जो छोटे छोटे कण हैं वो गुजर सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली। तो अर्धपारगम झिल्ली सतत सीट या फिल्म होती है जिनमें अति सूक्ष्मदर्शी छिद्रों का एक नेटवर्क होता है। कुछ विलायक जैसे जल के अणु इन छिद्रों से गुजर सकते हैं, परंतु विलेय के बड़े अणुओं का गमन बाधित होता है। यानी कि अगर आप चीनी ले लें, विलेय ले लें और उसको अर्धपारगम झिल्ली से गुजारना चाहें तो वो जल्दी नहीं गुजरेगा, ठीक है। तो ये तो था एक डेफिनेशन। तो यहाँ पर मैंने आपको 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर के साथ बताया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम इसी तरह की वीडियोज आपको रेगुलर प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।